हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करोड़ सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करोड़ क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सजीव जगत। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सजीव जगत। तो हमने सजीव जगत के बारे में पिछले बहुत से वीडियो बना दिए हैं और इसमें बताया कि सजीव और निर्जीव एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंस होते हैं, किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं जिसके कारण हम निर्जीव से उन्हें अलग करते हैं, पृथक करते हैं। तो इस सब के बारे में हमने पीछे पढ़ चुका है और हमारा जो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा है सजीवों में विविधता, यानी कि सजीवों में क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस पृथ्वी पर लगभग अनुमानित है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जीव जातियाँ पेड़ पौधे उपस्थित हैं, जिसमें से लगभग 20 लाख जीव जातियों की वैज्ञानिकों ने खोज कर चुका है और जिसमें से लगभग 5 लाख पादप हैं और 15 लाख जंतुओं की खोज हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल या हमारे आसपास चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं और इसी की विविधता के आधार पर हम क्या कहते हैं, जैविक विविधता कहते हैं। जैविक विविधता जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव मतलब होता है जैविक और विविधता में तो आप समझ रहे हैं विभिन्नता है। तो ये सब जैविक विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अब जो होता है इतने जीव जंतु हैं भाई, क्या है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विविधता में क्रमबद्धता। विविधता में क्रमबद्धता। ठीक, विविधता में क्रमबद्धता। विविधता में क्रमबद्धता यानी कि ऑर्डर इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। ठीक, विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि ये हमने बताया कि इस पिछले वीडियो में कि इस पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ अनुमानित है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस पृथ्वी पर लगभग जंतु होगी। तो देखा जाए कि जो जीवों में जो विविधता होते हुए भी क्या होता है, होते हुए भी संपूर्ण जीव जगत को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप देने के लिए या देने वक्त उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों व समूहों में रखा गया है। तो हम बात करते हैं कि विविधता में क्रमबद्धता, यानी कि विभिन्नताएं हैं सभी जीव जंतुओं में, क्या है, काफ़ी विभिन्नताएं हैं उनके रहन सहन, भाव स्वभाव में, मतलब उनके संरचना में, आकृति में, कार्यकी में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। और इन विभिन्नताओं के आधार पर या उनमें हम कह सकते हैं उनमें समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न जीव जातियों को या विभिन्न जीवों को हम एक समूह या वर्गों में बांटे हैं या बांटा गया। सभी जीवों को क्या हुआ, समूह व वर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि जीवों में विविधता हेतु, जीवों में विविधता हेतु जीवों में विविधता विविधता होते हुए कहेंगे जीवों में विविधता होते हुए भी क्या हो, जीवों में विविधता होते हुए भी संपूर्ण जीव जगत को संपूर्ण जीव जगत को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप देने के लिए क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप देने हेतु उनके
समानताओं एवं असमानताओं समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक क्या लिखा है जी? तुलनात्मक विभाजन की सहायता से तथा उन्हें समूहों तथा वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस जीवों में विभिन्नता होते हुए भी, सभी जीव हैं उसमें काफ़ी विविधताएं होती हैं, तो होते हुए भी संपूर्ण जीव जगत को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप क्या गया, सभी जीव जगत को क्या किया गया, व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप देने हेतु उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन की सहायता से उन्हें हम समूहों व वर्गों में बांटा गया है। उन्हें क्या किया गया, समूह तथा वर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें उदाहरण की बात करते हैं, तो अगर हम देखें जो विभिन्न प्रकार के जो पक्षियाँ होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो पक्षियाँ होती हैं उनके और कार्यकी में क्या होती है, समानताएं होती हैं। उनकी संरचना तथा कार्यकी में क्या होती है, काफ़ी समानता है। इसलिए उन्हें हम किस वर्ग में रखे हैं, समूह में रखे हैं, पक्षी वर्ग में रखे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल, अनेक प्रकार की पक्षियों की संरचना तथा कार्यकी में समानता है या समान होते हैं। इसलिए इन्हें पक्षी या एवीज समूह में रखा गया है। तो पक्षियाँ देखिए भिन्न प्रकार की थी, काफ़ी भिन्न होती हैं, लेकिन उनकी जो संरचना है, सब में पंख होते हैं, पैर होते हैं और वो भी उड़ते हैं। तो उनकी जो आकृति होती है नाविक की तरह होती है। पक्षियों की आकृति कैसी होती है, एक नाव की तरह, नाविक की तरह होती है। तो उनमें जो संरचना और कार्यकी में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए सभी पक्षियों क्या किया गया है, एक ही समूह में रखा गया, और वो समूह क्या है, पक्षी या एवीज है। तो अगर हम बात करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम देखा जाए, जैसे चमगादड़, चूहे, बिल्ली, भैंस, चमगादड़, चूहे, बिल्ली, भैंस, लंगूर, वह मानव आदि में काफी असमानता होते हुए उन्हें उनके स्थल उनमें स्तन तथा बालों की उपस्थिति के आधार पर उपस्थिति के
आधार पर असलधारी में रखा गया है। असलधारी यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, मैमेलिया समूह में रखा गया है। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हमने पक्षी का दिया कि अनेक प्रकार की जो पक्षियां होती है संरचना और कार्य में क्या होती है, समान होती है, और इसलिए इन्हें हम क्या है पक्षी वर्ग में आए, कई समूह में लगती है। तो सभी समूहों को हम, सभी पक्षियों को हम एक बार अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम दिखाया गया है चमगादड़, चूहे, बिल्ली, भैंस, अंगूर, लंगूर व मानव आदि में काफी असमानताएं होते हुए उनमें क्या होता है, असल तथा बालों की पसली के आधार पर, क्या भाई, उनमें बालों तथा आस्तन यानी कि वो क्या होती हैं, आस्तन तथा बालों की पसली के आधार पर इन्हें आस्तनधारी यानी मैमेलिया समूह में रखा गया। क्यों? क्योंकि मतलब उन सभी जीवों को मैमेलिया समूह में रखा गया है जो जंतु जिनकी मादाएं बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, स्तनपायी होती है। ठीक है, तो ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है, स्तनधारी जीवधारी का स्तनधारी कहते हैं, या मैमेलिया समूह में रखा गया है। ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है, मैमेलिया समूह में रखा गया है। तो ये हो गया विविधता में क्रमबद्धता। तो हमने बताया कि जीवों में विविधता होते हुए भी उनमें क्या होता है, संपूर्ण जीव जगत को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप दें, यानी कि हम इनके अध्ययन की सुविधा है। अगर हम सभी जीवधारी को अगर हम कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी उपस्थित हैं, अगर हम कहा जाए कि इनका नाम याद रखना, उनको पहचानना और उनके याद रखना, तो क्या हमारे लिए संभव है? एकदम नहीं संभव है, इम्पॉसिबल है। हम इन्हें नाम पहचान सकते हैं, इतने जीवों को एक साथ नाम प्रयास करते, मतलब 3 करोड़ लगभग, जिसके हम बात करें 20 लाख जीवों का अध्ययन किया जा चुका है, इनका हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इनको क्या किया गया कि सभी अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर? उनमें समानता और असमानता लक्षणों के आधार पर, तुलनात्मक लक्षणों के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता में क्रमबद्धता, यानी किसी भी विविधता होते हुए उनके हम क्रमबद्ध से अध्ययन कर सकें, हम उसे कहते हैं ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। तो ये हो गया। अगला हेडिंग है वर्गीकी एवं वर्गीकरण। तो हम यहाँ पे इसको, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटा दें। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है भाई, वर्गीकी, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी क्या है, हम इसकी बात कर सकते हैं। संरचनात्मक, एवं क्रियात्मक, व जैव यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व जैव समानताओं के आधार पर, यानी संरचनात्मक यानी उसकी संरचना, क्रियाएं यानी कि किसी भी जीवधारी की क्या होती है, उसकी जो संरचना, उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो आकृति या आकार होती है, और इसमें जो क्रियाएं होती हैं, उस जीवधारी में जो क्रियाएं होती है विभिन्न प्रकार की, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, ये सभी जो क्रिया होती हैं वह जो रासायनिक यानी किन की तत्वों से वह मिलकर बना हुआ है, कि जो रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। शाखा को क्या कहते हैं हम, वर्गीकी कहते हैं।
तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए कि हमने कहा कि सभी जीवधारी जो है उनकी जो संरचनाएं होती हैं, उनकी जो बनावट होती है भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। उनमें जो क्रियाएं भी क्या होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जनन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, तो पौधों में अलग तरह से होती है, पर जंतुओं में अलग प्रकार से होती है। वह जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं या टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्गीकी शब्द का प्रयोग डी कैंडोले ने किया था। ने की थी। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत कहते हैं। मतलब अगर कोई जीवधारी है, सभी इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी उपस्थित होते हैं, इन सभी की जो अध्ययन करने की जो अलग अलग जो शाखाएं होती है, जो समूह होती हैं, और उन्हीं विभिन्न समूहों के जो जिसके अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। यानी उसकी जो संरचना होती है, उनकी जो क्रियाएं हैं, और उनकी जो रासायनिक जो प्रक्रिया आधार पर उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं, और जो उनकी को जो हम वर्गीकृत करके जो अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो दूसरा क्या है, इसमें हम बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक यहाँ वर्ग सभी जो जातियों को, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना, क्या करना? विशेष नाम देना, तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना, उनका स्थान सुनिश्चित करना वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमने पीछे जैसे हम जब पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम कुछ इसमें हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। जैसे देखा कि जब सबसे पहले जब विभिन्न अरस्तु ने क्या हुआ, जीव अरस्तु को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। तो हुआ क्या कि जब सबसे पहले क्या हुआ कि अरस्तु ने सभी जीवधारी को 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में। उनके स्वभाव, संरचना और आकृति के आधार पर, जैसे पादप और जंतुओं में। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे उन्हें पादप में रख दिया, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे उसे हम जंतु में रख दिए। तो फिर आगे चल के इनमें क्या कुछ ऐसे जीवधारी मिले कि जिनमें दोनों के लक्षण उपस्थित है। जैसे हम यूग्लिना की बात करते हैं, तो यूग्लिना एक ऐसा जीवधारी होता है, जीव जंतु है जिनमें दोनों के लक्षण होते हैं, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। यानी कि वह अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है और दूसरे पर भी निर्भर होता है। तो क्या हुआ, इसमें समस्या है। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिसे हम बात करते हैं आर.एच. टिकर ने सन 1969 ईस्वी में। तो सन 1969 ईस्वी में आर.एच. टिकर ने क्या किया कि सभी जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया। कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में। तो पहली जगत जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया,
इसके बाद फंजाई हो गया, फिर पादप और जंत हो गया। तो सबको अलग अलग समूहों में रखा गया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि सभी जीवधारियों को विशेष नाम देना, उनका विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना। तो अब देखा जाए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि सपोज दैट जैसे मानव है, ठीक है, तो मानव को हम किस में रखेंगे भाई? जैसे आर्य हिटेकर के 5 जगत है, तो 5 जगत में कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मानव क्या है, मानव को जंतु जगत में रखा गया है। किस जगत में रखा गया है? जंतु जगत, एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो एनिमल किंगडम को फिर 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक वह होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्लोम होते हैं, क्लोम दरारें, और मस्तिष्क विकसित होता है, मस्तिष्क पाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कशेरुकी, यानी कार्डेटा कहते हैं। कार्डाटा, कार्डाटा, कार्डेटा। और दूसरा जो होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होता है, वह सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कार्डेटा कहते हैं। तो इसमें देखा गया कि मानव किस वर्ग में है? कार्डेटा में है, क्योंकि मानव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार के आ गया कि इनको फिर अलग फाइलम में, संघ में रखा गया। ठीक है, और इसके बाद कार्डेटा संघ है, इसके बाद इनको क्या गण है, फैमिली है, कुल है। तो इसी प्रकार के हम वंश और जात की बात करते हैं। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। ठीक है, तो होमो सैपियंस। तो होमो क्या होता है? उसके वंश को प्रदर्शित करता है। सैपियंस क्या होता है? उसकी जात को प्रदर्शित करता है। तो जब ये क्या है? ये एक समूह है। ये समूह क्या है? ये क्या उनका समूह है जिसको उनके स्थान को सुनिश्चित करता है। ये मानव के क्या करता है? मानव के स्थान को सुनिश्चित करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें कि इसको मिटा दे पहले। की जो बात है, वर्गीकी के आधारभूत कार्य। हमारा हेडिंग जो है वर्गीकी के, अरे भैया साफ लिखो थोड़ा, आधारभूत कार्य। ठीक, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का क्या बेसिक फंक्शन, क्या बेसिक है, क्या बेस है, क्या आधार है, किस आधार पर हम टेक्सोनॉमी को तैयार करते हैं, यानी कि हम वर्गीकरण करते हैं किसी भी जीवधारी की वर्ग की किस आधार पर करते हैं। तो इसमें हम देखा जाए तो इसमें जो होता है कुछ निम्न होते हैं, कुछ निम्न 3 प्रकार के आधार पर 3 चीज़ें देखी जाती है। पहली चीज़ होता है, हम किसी भी जीवधारी का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं, यानी कि उसका हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो पहली बात जिसको हमें अध्ययन करना होता है जिस जीवधारी का, उसका हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। पहचान इस आधार पर करेंगे कि हमारे पास कुछ हमारे दिमाग में जंतु हैं जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, उनका नाम याद है। तो उसी से जैसे मान कोई जंतु जा रहा है, जानवर जा रहा है, रास्ते पे हम उसे देख रहे हैं ध्यान से, ऐसे वो कौन सा जानवर है भैया? तो अगर वो जानवर छोटा सा है, थोड़ा सा मुंह निकला हुआ है, कान है, पूँछ है, पीछे ऐसे उठी हुई पूँछ है ऐसे, और इसके बाद 4 पैर हैं और वो भौंकता है, तो उसे हम क्या करेंगे? हम उसकी पहचान करते, उसके लक्षण देखेंगे। तो लक्षण के आधार पे हम फिर उसके जो कुछ पीछे हम देखे हैं जो हमारे दिमाग में है
उससे उसका हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तब कह अरे यार ये तो कुत्ता है ना, थोड़ा सा वैरायटी इसकी क्या अलग हो, तो हम उससे क्या करेंगे? उसके हम पहचान करेंगे। तो वो क्या करना है कि इसमें जिस जीवधारी पहचान करनी होती है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस जीव को क्या हमें पहचान करना होता है उसमें हम क्या करेंगे? उसके लक्षणों की तुलना करेंगे। लक्षणों की तुलना पहले से ज्ञात जीवधारी के लक्षणों से लक्षणों वाले समान लक्षणों तुलना करेंगे। ठीक। तो पहचान क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफाई करना है ना। तो उसमें हम देखें कोई भी जीवधारी है, तो जैसे गाय जा रही है, तो गाय तो बताता नहीं कि हम गाय हैं, हम गाय गाय चिल्ला रहा है, लेकिन हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसके पहचान करते हैं। रास्ते पर जा रही है भाई, उसमें हम देखते हैं उसके भाई कान है, आँख है, नाक है, उसकी संरचना एकदम पहले से हमारे दिमाग में फिट है, गाय की है। तो गाय की, तो उसमें गाय की तरह उसकी संरचना एकदम मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे? उसे हम गाय कहेंगे। घोड़े की तरह मिलेगी उसकी संरचना, तो घोड़ा कहेंगे। कुत्ते की तरह मिलेगी कुत्ता कहेंगे। बिल्ली की तरह मिलेगी बिल्ली कहेंगे। शेर की तरह मिलेगी शेर कहेंगे। तो उसके जो लक्षण होते हैं, जिसका हम अध्ययन करना होता है, जिसको देखते हैं, तो उसमें जो हमें लक्षण दिखाई देता है, और उससे मिलते जुलते जिस जीव से उसके लक्षण मिले हैं दोनों के, जो हमें ज्ञात है पहले से, कुछ जीवधारी का लक्षण जो हमें पहले से ज्ञात है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अगर लक्षण मैच कर गए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ये तो फलाने हैं, ठीक है, ये हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? तो फलाने हैं, या तो ये है। तो ये मतलब इस प्रकार से हम उसकी पहले हम क्या करते हैं? वर्गीकरण का जो सबसे आधार भाग होता है वो क्या है? पहचान है। दूसरा हम बात करते हैं यानी कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या बात करते हैं हम? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में बात करते हैं हम नामकरण की। तो नामकरण क्या होता है भाई? जब हम जिसकी पहचान कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए ना, अब उसका हम क्या करेंगे? नाम देंगे। उसका हम क्या करेंगे? एक नाम कह देंगे। तो इसमें जीवों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। भाई देखिए, सभी जीवधारी के दो नाम होते हैं। एक जो होता है देशज नाम होता है, देहाती नाम मतलब एक लोकल नाम होता है। एक जो होता है उसका हम अंतरराष्ट्रीय नाम देखते हैं। क्या नाम देते हैं? अंतरराष्ट्रीय नाम। तो जैसे हम बात करते हैं कि आप एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे भारत में से चावल कहते हैं, जो धान होता है भारत में क्या कहते हैं? उसे लोकल चावल कहते हैं। इंग्लैंड में उसे क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। और जर्मनी में, या हम सॉरी इटली में उसे क्या कहते हैं? राइसो कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखें, जैसे कुछ भारतीय जो पक्षी होती हैं, जो गौरैया, जैसे हम गौरैया की बात करते हैं, तो भारत में उसे हम गौरैया कहते हैं, और इंग्लैंड में उसे क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मनी में, तो जर्मनी में उसे हास्परलिंग कहते हैं। तो यानी कि जो होता है, प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं, प्रत्येक जो जीव होता है, उसका लोकल नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इन सभी जीवधारियों का एक और अलग नाम होता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय नामकरण कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय नाम कहते हैं, यानी जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? वैज्ञानिक नाम। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने कहा चावल को भारत में चावल कहते हैं, धान को भारत में चावल कहते हैं, इंग्लैंड में क्या कहते हैं? राइस कहते हैं, और इटली में क्या कहते हैं? उसे राइसो कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ओराइजा सटाइवा है। जो धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। तो ये जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसी नाम से पूरा विश्व जानेगा उसे, ठीक है, इसी नाम से पूरा विश्व जानेगा। लेकिन जो लोकल नाम है वह बस लोकल लोग जानेंगे। तो जैसे कि इसी बात को देखा जाए, तो जो नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि किसी
जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के बाद क्या कहता है? निर्धारित करने के बाद एक निश्चित नाम देने की पद्धति को एक निश्चित नाम देने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? नामकरण कहलाती है। पद्धति नामकरण कहलाती है, को मत कहती है, पद्धति नामकरण कहलाती है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? किसी जीव की खोज, उसकी खोज हो चुकी, आइडेंटिफाई में हमने क्या उसका स्थान दे दिया, उन्होंने किसी समूह को स्थान दे दिया। अब क्या होगा कि निर्धारित करने के बाद एक निश्चित नाम देने की पद्धति क्या कहलाती है? नामकरण कहलाती है। और ये जो नामकरण होता है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं, सर्वप्रथम कार्लस लिनियस ने कार्लस लिनियस ने अपनी पुस्तक सन 1965 सन 1858 ईस्वी में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी भैया इनकी? अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, पुस्तक में नामकरण किया। अरे यार क्या है? ठीक, तो नामकरण किसने किया? कार्लस लिनियस ने। कौन सी पुस्तक से? उनकी सिस्टमा नेचुरी। तो सर्वप्रथम कार्लस लिनियस ने अपने सन 1858 ईस्वी में अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, उनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिस्टमा नेचुरी में सभी जीवों का नामकरण किया। क्या किया? आज के लिए बस इतना ही। तो हम फिर अब अगली वीडियो में लेके आएंगे कि नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ठीक है, अगले वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे उसमें। इसके बाद नामकरण पद्धति पढ़ेंगे, यानी दिनाम पद्धति क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।